नमस्कार। स्वराज न्यूज में आज चर्चा का विषय बना हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य राजनीतिक एक विवाद। और वो राजनीतिक विवाद जो है कच्चा थीवू द्वीप को लेकर के। तो आखिरकार कच्चा थीवू द्वीप क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, इससे जुड़े हुए हम तमाम मुद्दों पर आज जानकारी देंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो स्वागत है आप सभी का स्वराज न्यूज में, मैं आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए बढ़ते हैं कच्चा थीवू द्वीप संबंधित विवाद में। इसे समझने के लिए हमें इसकी स्थिति को जानना होगा, इसके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अगर इसकी स्थिति पर अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर भारत, इसे आप देखिए, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र जिसका एक आउटलाइन मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। यहाँ पूरा हिंद महासागर है और यहाँ आपको ये इसका रामेश्वरम और यहाँ इस तरीके से दिखाई देगा श्रीलंका का भाग। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कच्चा थीवू द्वीप की, तो कच्चा थीवू द्वीप यहाँ कहीं हमें दिखाई देता है और ये श्रीलंका का जाफना वाला भाग। तो कच्चा थीवू द्वीप ये हुआ और इस कच्चा थीवू द्वीप की अगर स्थिति पर ध्यान दे तो यहां मिलता है भारत का रामेश्वरम और ये श्रीलंका का उत्तरी भाग जहां आपको दिखाई दे रहा है जाफना। तो जाफना के दक्षिण पश्चिम में और भारत के रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। साथ ही अगर हम यहां पर एक और द्वीप को अगर ले तो यहां आपको एक द्वीप दिखाई देगा श्रीलंका का जिसे हम कहते हैं डेल्फट द्वीप। यह है डेल्फट द्वीप और इस डेल्फट द्वीप के भी दक्षिण पश्चिम में कच्चा थीवू द्वीप हमें स्थित दिखाई दे रहा है। डेल्फट द्वीप जो है वो श्रीलंका का काफी घना बसा हुआ द्वीप है और रामेश्वरम द्वीप या क्षेत्र जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। अब इसकी स्थिति पर विशेष अगर हम ध्यान देते हैं तो कच्चा थीवू द्वीप जो है वो पाक स्ट्रेट, यहां पर आपको दिखाई देता है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट जिसे आप पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, जो कि इस हिंद महासागर में एक चैनल की तरह दिखाई देता है। यहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और यहां आपके पास अरब सागर के मध्य एक चैनल की तरह जो उसे जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हो जाता है दोनों ही देश के लिए, चाहे आप भारत की बात करें या श्रीलंका की अगर बात करें। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इसे हम इकोनॉमिक कंडीशन से भी देखेंगे, जिसकी वजह से आज ये दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न कर चुका है। वैसे ही विवाद की स्थिति पहले भी हो चुकी थी जिसका समाधान निकाला गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा और उसी वर्ष से यह विवाद हमें दिखाई देता है। इसकी इस पृष्ठभूमि को जानने से पूर्व हम इस कच्चा थीवू द्वीप की अगर भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करें तो ये जो कच्चा थीवू द्वीप है लगभग 14वीं शताब्दी में यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन हमें दिखाई देता है। इसका मतलब इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये निर्जन स्थान है। इसका मतलब कि यहाँ पर मानव का निवास हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कारण कि ये जो कच्चा थीवू द्वीप है, इस कच्चा थीवू द्वीप में जल स्रोत नहीं दिखाई देता जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आखिर ऐसा क्या है इस कच्चा थीवू द्वीप में जो कि विवादास्पद स्थिति आज उत्पन्न कर रहा है दो पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका के मध्य? तो हमें जानना होगा 20वीं शताब्दी से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को। अगर हम 20वीं शताब्दी से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को अगर हम देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलेगा कि यहाँ पर तमिलनाडु और उस समय तमिलनाडु में रामनाथपुरम राजाओं का नियंत्रण हमें दिखाई देता है, जिसके नियंत्रण के अंतर्गत ये कच्चा थीवू द्वीप भी है। इसका मतलब कि भारत का नियंत्रण हमें यहाँ दिखाई देता है। परंतु उसके पश्चात आता है ब्रिटिश एरा, मतलब कि एक वह युग जब ब्रिटिश के अंतर्गत भारत में उपनिवेशवाद चल रहा था और उस उपनिवेशवाद के समय की अगर हम बात करें तो ये कच्चा थीवू द्वीप हमें मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत या उसके नियंत्रण में दिखाई देता है।
साथ ही साथ न सिर्फ भारत के अपितु भारत के साथ ही साथ उस समय इसे श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था और सिलोन के अंतर्गत भी यह नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। मतलब विवाद यहीं से उत्पन्न हो चुका है कि दोनों ही देशों का अपना अपना नियंत्रण हमें दिखाई देता है। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम चलते हैं भारत देश की आजादी को लेकर के। भारत देश आजाद हुआ 1947 में और जब भारत देश यहां पर फ्रीडम लेता है उसी वक्त से जो श्रीलंका है वो इस कच्चा तीव द्वीप में अपनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपना नियंत्रण या अपने कंट्रोल की बात करता है कि ये मेरे अंडर कंट्रोल है, ये मेरा अपना द्वीप है। और ये बात उस समय उजागर हो जाती है जब वर्ष आता है 1974। इसे ध्यान देंगे 1974। क्यों? क्योंकि 1974 में भारत के इस राजस्थान वाले क्षेत्र में पोखरण स्पेशली यहां पर भारत के द्वारा परमाणु टेस्ट किया गया या न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जो कि सफल टेस्ट था, ये भी आप जानते हो। और इस न्यूक्लियर टेस्ट करने के पश्चात भारत पर जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता दिखाई देता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हटने के लिए भारत की आवश्यकता हो जाती है कि वो सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त करे। और उस पड़ोसी देशों में समर्थन प्राप्त करने के लिए एक श्रीलंका भी हमें दिखाई देता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1974 की बात चल रही है जहां पर भारत ने एक सफल परीक्षण किया, किसका? न्यूक्लियर टेस्ट का। अब उसे समर्थन चाहिए अपने पड़ोसी देश का और उस पड़ोसी देश में एक श्रीलंका भी है, तो श्रीलंका से हमें समर्थन कैसे प्राप्त होगा? और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम समर्थन क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि राजस्थान के इस पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया जो कि सफल था। अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार भारत पर पड़ रहा है और इस अंतरराष्ट्रीय दबाव से दूर होने के लिए उसे अपने पड़ोसी देशों का समर्थन चाहिए। साथ ही साथ वर्ष 1976 का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि उस समय ऐसी संभावनाएं आ रही थी कि नैम मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शिखर सम्मेलन यहां पे होने की संभावना है, जहां पर भारत मेजबानी करता हुआ दिखाई देगा और यहां पर ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक संभावित तौर पर भारत अध्यक्षता कर सकता था। तो ऐसे में 1974 में अब भारत के पास यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि वो श्रीलंका को अपने समर्थन में ले। अब श्रीलंका को अपने समर्थन में भारत कब ले पाएगा? वो तभी ले पाएगा जब इस कच्चा तीव द्वीप से संबंधित जो विवाद आ रहा है कि ये किसके अंडर कंट्रोल है, भारत या श्रीलंका के, तो वो कहीं ना कहीं श्रीलंका को इसका अंडर कंट्रोल जो है वो उसे सौंप दे, स्वामित्व सौंप दे। और यही कारण है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि ये जो कच्चा तीव द्वीप है इसका नियंत्रण अब या स्वामित्व दे दिया जाएगा श्रीलंका को, क्योंकि स्वामित्व देने की बात कही गई 1974 में ताकि श्रीलंका से हमें मिल सके समर्थन। चलिए 1974 में समर्थन तो मिल रहा है क्योंकि श्रीलंका को दे दिया गया, इसलिए अब इस 1974 में एक एग्रीमेंट होता है या समझौता होता है और उस समझौता के तहत जो बिंदु है वह भी काफी महत्वपूर्ण है हमें इस मुद्दे को समझने के लिए, इस विवाद को समझने के लिए। इस समझौता के माध्यम से ये बिंदु निकल करके आता है कि जो कच्चा तीव द्वीप है जो कि जाफना के दक्षिण पश्चिम में और रामेश्वरम जो कि भारत का ही भाग है उसके उत्तर पूर्व में ये जो द्वीप है, यहाँ पर केरल या तमिलनाडु के मछुआरे अब यहाँ जा तो सकते हैं परंतु उनमें स्थिति ये दे दी गई है, कंडीशन ये दिया गया है कि वो अपने मछली पकड़ने वाले जाल को वहां पर सुखा सकते हैं। मछली पकड़ने का क्लियर कट पॉइंट हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, इस कच्चा तीव द्वीप में एक चर्च है जिसे हम सेंट एंथोनी चर्च या कैथोलिक चर्च के नाम से जानते हैं, एकमात्र। और इस कैथोलिक चर्च जो कि इस कच्चा तीव द्वीप में है, यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को समझते हुए श्रीलंका के निवासी और तमिलनाडु या केरल के भी निवासी इस स्थान पर वार्षिक सेवा दे सकते हैं, जो कि इन देशों के ईसाई पादरियों के द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाएगा। तो ये यहां पर छूट दे दी गई। तो फिर विवाद क्यों? विवाद इसलिए क्योंकि अब हमें जानना पड़ेगा जो भारतीय राजनेताओं के द्वारा बात कही जा रही है, उठाया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, वर्ष 1960 के मामले को आप समझिए। 1960 की बात कही जा रही है 1974 से पूर्व। 1960 में जब हम जाते हैं
तो यहाँ पर हमें बेरुबारी संघ मामला दिखाई देता है। और इस बेरुबारी संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगर भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। और संवैधानिक संशोधन के साथ ही साथ संसद का अनुमोदन भी लेना अनिवार्य है। ये 1960 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया गया, बेरुबारी संघ मामला। अब बस इसी को आधार बना करके आज वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टी है, उनके द्वारा पूर्व में की जो राजनीतिक पार्टी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में हमें वहां पे दिखाई दिया, जिसे आप कांग्रेस पार्टी कह सकते हो। और आज वर्तमान में जो बीजेपी की जो पार्टी है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि वर्ष 1960 के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर संसद का अनुमोदन लेना अति आवश्यक था इस भाग को इसे देने के लिए, मतलब कि कच्छातीव द्वीप का नियंत्रण श्रीलंका को देने के लिए। और इस आधार पर वो असंवैधानिक है क्योंकि संसद का अनुमोदन नहीं लिया गया। और अगर ये असंवैधानिक है तो जाहिर सी बात है ये दो देशों के मध्य स्थिति उत्पन्न करेगा विवाद की। परंतु श्रीलंका का भी अपना यहां पर एक मत है। श्रीलंका का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, वो 1974 में ये जो समझौता लिया गया है वो उसे निरस्त नहीं कर सकता, क्योंकि 1974 में एक और बिंदु हमें सामने दिखाई देता है, वो ये है कि श्रीलंका का ये कहना है कि श्रीलंका ने एक द्वीप जिसे वेजबैंक द्वीप कहते हैं, जो कि इस तमिलनाडु के, जो कि दक्षिणतम बिंदु है भारत देश की मुख्य भूमि का, यहां आपको मिलता है कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी के दक्षिण में यहां पाया जाएगा द्वीप वेजबैंक द्वीप। और ये जो वेजबैंक आइलैंड है इसे श्रीलंका ने सौंप दिया, इसका स्वामित्व दे दिया किसे? भारत को, इस समझौते के तहत, 1974 समझौते के तहत। और ये जो वेजबैंक आइलैंड है ये खुद में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जाना जाता है अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए, विशेष तौर पर मछली पकड़ने को लेकर के। अब यहां पर अगर इस वेजबैंक आइलैंड में मछली पकड़ा जा सकता है तो आप यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे कि केरल और तमिलनाडु के मछुआरों के लिए आजीविका संबंधित काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं, जब इस कच्छातीव द्वीप या फिर श्रीलंकाई जो समुद्री इलाका या क्षेत्र जो श्रीलंका के अंतर्गत है, जब वहां पे तमिलनाडु के मछुआरे चले जाते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1982 में हमें एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महासागर है उन महासागरों का परिसीमन किया गया, ताकि इन महासागरों में पाए जाने वाला जो संसाधन है, जैसे मछली हो गया या फिर अन्य संसाधन है, उनको बांटा जा सके अन्य देशों के मध्य भी। और इसलिए कुछ निर्धारित एक नॉटिकल माइल्स या समुद्री मील तय किया गया, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र भी लाए गए। और यही विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आज ये जो कच्छातीव द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य दिखाई दे रहा है, जो विवादास्पद स्थिति है। इसी समुद्री मील के अंतर्गत अगर हम देखें विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी, जहां पे भारत का पूर्ण नियंत्रण है, वो आज ये वेजबैंक आइलैंड है, जो कि श्रीलंका ने उसे दे रखा है, जिसमें कि भारत को पूर्ण अधिकार है कि वो इसके संसाधनों का उपयोग कर सके। और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में यह बात भी कही गई है कि यहाँ पर गैस, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को निकालने के लिए यहाँ पर खनन किया जाएगा। परंतु यहाँ पे एक और आंतरिक तौर पर विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो रही है केरल, स्पेशली तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर यहाँ पे गैस या पेट्रोलियम का निकालने के लिए अगर यहाँ पे खनन किया जाएगा तो मछली पकड़ने संबंधी जो स्थितियां थी, जो कि अनुकूल परिस्थितियां थी, वो खत्म होते दिखाई दे रही है। तो ये आंतरिक विवाद भी हमें तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा दिया जाता है या दिखाई देता है। कुछ और विवादास्पद स्थिति को ऐसे ही खत्म करने के लिए अगर हम 1974 के पुनः समझौते पर अगर हम ध्यान देते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था, तो हमारे एक भारत की उदारवादी नीतियों को
आप सराहना यहाँ पर कर सकते हैं कि भारत ने यह भी कह रखा है कि जो वेस्ट बैंक आइलैंड है, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो श्रीलंका के मछुआरे भी आ सकते हैं, परंतु एक स्थिति यह उत्पन्न की गई है, कंडीशन यह दिया गया है कि वर्ष में लगभग 2000 टन की मछलियां ही आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। ये भारत की एक उदारवादी नीति हमें दिखाई देती है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो स्थिति है एक सकारात्मक रहे। फिर भी आज वर्तमान में जब भारत सरकार के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज वर्तमान में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा यह बात कही जा रही है कि कच्छातीवु द्वीप जो है वो श्रीलंका को उसका स्वामित्व सौंपा गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा पूर्व में वर्ष 1974 में वो गलत था। कारण था कि संसद के द्वारा इसका अनुमोदन नहीं लिया गया। तो ये कुछ स्थितियां हमें दिखाई देती है। हाल ही में इस स्थिति जो विवादास्पद है, इसका क्या कुछ समाधान निकलेगा वो हमें आगे जाकर के पता चलेगा, परंतु हमें यह जानना है कि कच्छातीवु द्वीप जो स्थिति है वो कहाँ पर है। हमें यह जानना जरूरी है कि कच्छातीवु द्वीप जो है क्या वो मानव के रहने योग्य है। कच्छातीवु द्वीप के डायमेंशंस को हमको जानना जरूरी है। तो अगर हम इस कच्छातीवु द्वीप के डायमेंशंस को जाने तो लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा हमें कच्छातीवु द्वीप दिखाई देता है और लगभग 300 मीटर की इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है। ये निर्जन है ये द्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी का स्रोत हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मीठे पानी का स्रोत, ताकि मानव जीवन को यहाँ पर रहवास करवाया जा सके। तो ये था इस कच्छातीवु द्वीप संबंधी विवाद से जुड़े हुए मुद्दे, तमाम वो बिंदु जो आपको जानना आवश्यक है। और ऐसे ही स्वराज्य न्यूज के साथ आप हमारे ऑडियंस बने रहिएगा, और इसके लिए मैं क्रांति सर आपको हृदय से आभार देता हूं। धन्यवाद।